मैंने एक गरीब घर में जिंदगी गुजारी थी। मेरी माँ एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरा अब्बा इस दुनिया में नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरी अम्मा मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी। फिर एक दिन मेरे मालिक के कमरे में झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वहाँ मेरी अम्मा तो मालिक के साथ। मेरा नाम फौजिया है। मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया था। मेरी अम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा को मरे हुए 4 साल गुजर चुके थे, इसलिए मेरी अम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी मेरी अम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन की बेटी के साथ खेलती रहती थी, लेकिन जब मैं 15 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी अम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी अम्मी मुझे लेकर गई थी वो बंगला कोई और ही था। मैंने अम्मा से पूछा तो वो कहने लगी कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। अम्मी मुझे अंदर ले गई। मालिक सामने हॉल में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी अम्मी ने उस आदमी से मेरा तारुफ करवाया। उस आदमी ने अजीब नजरों से मुझे सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। अम्मी ने कहा कि आज के बाद से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वो कहने लगा ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर मेरी अम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी तुम पूरे बंगले को झाड़ू पोंछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। ये कहकर अम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी अम्मी मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नजर झाड़ू पर डाली और दूसरी उस बंगले पर। फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत भी नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोंछा करने में पूरे 2 घंटे लग गए थे और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज्यादा बर्तन जमा थे। ये सब देखकर मेरा रोने को दिल चाह रहा था। मैं ये सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर मैंने बर्तन धोए, किचन की सफाई की, लेकिन साथ साथ मैं यही सोच रही थी कि अम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो अम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अम्मी ने कमरे का दरवाजा खोला था। वो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मेरी अम्मी ने दरवाजा बंद कर दिया और मेरी माँ के पास तो चादर भी ना थी, लेकिन जब वो कुछ देर बाद कमरे से निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी, जिसे पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। अम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रोकर आई हूँ। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वो तो पूरा दिन मालिक के कमरे में ही रही थी। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वो बहुत थकी हो, ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाजा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ भी नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने इनसे कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अम्मा कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सालन ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सालन लेकर आ गई और इतनी देर में अम्मी मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात को अम्मी ने करेले गोश्त बनाया जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी वही सालन रख दिया। कहने लगी कल कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बना कर रख दूंगी। मैंने कहा अम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेली घर का खर्चा नहीं उठा सकती। अम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। अम्मी अपने मालिक के साथ कमरे में अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे अम्मी पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि अम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी हुई होती, इसकी आंखें सुर्ख होती और थकी थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि अम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, लेकिन दिखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम आपने ही किया हो। कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो ये है। ऐसा कहकर वो चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं अम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखती है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अम्मी वो हर चीज मुझे खिलाती जो मुझे पसंद होती थी। हम लोग इस महंगाई के दौर में मटन खाते थे। जब मैं अम्मी से पूछती माँ तुम क्यों इतनी महंगी महंगी सब्जियां गोश्त खरीद रही हो, तो वो कहने लगी तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने
लगी हो, तुम्हें अच्छे खाने पीने की जरूरत है। अम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भर कर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए तो है लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी, मुझे भी मना करती कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वो बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए अम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं अम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से मैंने एक ऐसी चीज देखी कि मेरा दिल ही धड़कना भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर बुला रही थी। मैंने चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। अम्मी आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर ये मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाता है। मैंने आज उस घर की सफाई दिल से नहीं की थी। थोड़े थोड़े ये सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नजर आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं। अम्मी ऐसा भी क्या काम करती है, इतनी थकी हुई होती है, इसलिए वहाँ कुछ ना था। फिर मेरी नजर दरवाजे के सुराख पर पड़ी। मैंने उस सुराख से झांका लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी। बस छोटा सा बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बस कमरे में सामने की खिड़की नजर आ रही थी जिसके सामने पर्दा लगा हुआ था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार अम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में ये बात जान कर ही रहूंगी। मैं अभी ऐसे देख ही रही थी कि मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर ही रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर ये कौन हो सकता है। फिर किसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा और झट से पीछे हटी। मेरा दिल ऐसे हो गया था कि धड़कना ही भूल गया हो। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते ही 2 महीने हो चुके थे, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वो मुझे तिरछी नजरों से देख रहा था और बोला, ए लड़की, मेरे बाप के कमरे में क्या देख रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, मैं वो। मेरी अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। मैं भी चुप हो गई। वो कहने लगा, चोर हो तुम? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नजर सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी अम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वो मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब अपनी अम्मी की बेटी और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। न जाने क्यों मैं बदहवास सी हो गई थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने वाले सोफे पर बैठ गया और अपना सामान शीशे की मेज पर रख दिया। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, ए लड़की, आओ मेरे जूते उतारो। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वो बोला, अच्छा, पापा के कमरे में झांक सकती है और ये काम नहीं कर सकती? बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देंगे। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी अम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वो मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची थी। वो एक 20 साल का लड़का था। शक्ल भी उसकी उसके बाप से ही मिलती थी, लेकिन बहुत अकड़ू किस्म का शख्स था। मैं उसके पास बैठकर उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिए, वो फिर मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में गई, पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुल चुका था। मालिक अपने बेटे को देखकर बेहद खुश था। वो हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी गुजारने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने में भीगी हुई थी। वो लड़का मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर सलाम करने लगा। मेरी माँ ने भी उसे सलाम का जवाब दिया और फिर अम्मी ने वापसी की इजाजत मांगी और मुझे अपने साथ लिए उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब अम्मी के साथ काम पर गई तो वो लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वो लड़का मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वो वही मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे काम कर रह गया था।
था, मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। वो मेरे पास आ गया, मैं फौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वो इस दरवाजे के पास पहुंच गया था, मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है, आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? वो मेरी बात को नजरअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नजरों से मेरे पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरों में झांक कर ये देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है? फिर वो हंसने लगा, कहने लगा, मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है। इसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, मैंने अम्मी अम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। ये कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ उठाया और कमरे का दरवाजा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। अम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी अम्मी मुझे घर की बजाय कि डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं अम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की बातें भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी मुझे इस बंगले में नहीं काम करना। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से मैं अकेली ही जाया करूंगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब अम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। आते ही बिछी हुई चारपाई पर लेट गई। जब मैंने अम्मी को छूकर देखा तो वो बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से अम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं अम्मी का सर दबाती रही। नींद में भी वो हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक अम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक अम्मी का बुखार तो काफी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा थी। इसके बावजूद वो मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने इनसे कहा कि वो आज छुट्टी कर ले, लेकिन वो कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना मेरी नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार अम्मी के साथ मैं भी इस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक ना थी। वहाँ पहुंचकर वो बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि वो एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूंगी। मेरी अम्मी घर के कोने में बैठ गई। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नजर नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। अम्मी एक कोने में बेबसों की तरह लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा? ये सुनकर मुझे इस मालिक पर गुस्सा आने लगा और अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वो कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी पढ़ ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वो मालिक घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाता है, जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी अम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के दरमियान की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वो उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। मेरे मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे सारे घर के काम करवाए और फिर उसके बाद कहने लगा कि मैं वो काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वो मुझे उसके डबल पैसे देगा जितनी मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस ये जानने की दिलचस्पी थी कि वो मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब मेरी माँ कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब मालिक वॉशरूम से बाहर आए तो उसने रात के कपड़े पहन रखे थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में जैतून के तेल
ग्रिल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगा कि मेरा मसाज करो और बिना रुके मुझे इसका मसाज करना था। वो एक मोटा सा आदमी था और उसके जिस्म में खारिश की शिकायत रहती थी। वो हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। कहने लगा मैं तुम्हारी माँ को अपनी बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी और को नहीं बता सकता था। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी इंसान को किस मोड़ पर ले आती है। लगातार 3 घंटे उस आदमी की मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपनी जेब से मुझे 4,000 रुपए निकाल कर दिए। कहने लगा ये बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस जैतून में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं, उसके बाद ही मैं कुछ ठीक महसूस करता हूँ, वरना खारिश से मेरी चीखें निकल जाती हैं। फिर कहने लगे मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफी मांगता हूँ। आगे से वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतनी ही कम थी। मेरे लिए वो मेरा सब कुछ थी। न जाने मैंने क्यों इनकी शराफत को शक की नजर से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ गुनाह नहीं होता। ये बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।